तो ये हमारा जेटेट का जो ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है उसमें यूनिट नंबर हमारा ये 7 है। इंसोलेशन है, टेम्परेचर। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सूर्यातप और तापमान। तो ये सिर्फ हेडिंग तो लिख दिया है, लेकिन हमको देखना है कि ये इग्नू से और एनसीईआरटी से कैसा मैच कर रहा है। तो इग्नू और एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड हमको पढ़ना है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर। तो ये पूरा का पूरा हमको कवर करना पड़ेगा। सोलर रेडिएशन क्या कहला है, सौर विकिरण। हीट बैलेंस क्या कहला है, उष्ण संतुलन। और टेम्परेचर क्या क्या है, तापमान। तो आज का जो पहले का वीडियो हो चुका है इसी स्लाइड में, इससे हम लोग पेज नंबर 17 तक कर चुके हैं। तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ये सारा देखो। इंसुलेशन हो गया हमारा, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे धरती को गर्म कर रही है, कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ हो चुका है। दोबारा नहीं रिपीट करना है, क्यों? क्योंकि वक्त हमारे पास में, सभी के पास में कम है। यहाँ तक हमारा हो चुका था ना। अब हमको जस्ट इसके बाद में अगला को देखना है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब हमको देखना है कि टेम्परेचर, जो तापमान जो है, सब पर्यावरण में उष्मीय ऊर्जा को दिखाता है। देखो यही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हीट और क्या टेम्परेचर में डिफरेंस है कि नहीं है। जैसे टेम्परेचर और हीट का मतलब ये हो गया तुम्हारे पास में। उसको बंद कर दो, खिड़की में सब बंद करते ना। सबसे पहली तो चीज ये है कि मान लो कि हम एक लोहा का रॉड को चूल्हा में डाल दिए हैं। कोयले का भट्टी में लोहा का रॉड को क्या करें, डाल दिए हैं। तो अभी रड का जो तापमान, यानी कि रड का टेम्परेचर कोयले की भट्टी में डालने के पहले इतना कम था कि हाथ को नहीं जलाता था। लेकिन भट्टी में डाले हैं, तो भट्टी में डाले तो भट्टी के अंदर का कोयला अपना जो हीट है उसको ट्रांसफर किया है, किसको, लोहा को। और वह लोहा का अब क्या बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है। तो टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता है, टेम्परेचर ओनली अप एंड डाउन, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। लेकिन हीट इज कंसिडर्ड एज ए एनर्जी, या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। वह आदान होगा और प्रदान होगा। और वही रड जिसका तापमान कम था, जिसका टेम्परेचर कम था, उसको हम हाथ में पकड़ लिए थे। अब वही रड को कोयला का भट्टी जलता हुआ में निकालेंगे और हाथ में पकड़ेंगे, तो क्या होगा कि वह जो रड है वह फिर से ट्रांसफर करेगा अपना हीट को। और उसका हीट कहाँ चला जाएगा, मेरा हाथ में। तो हमारा हथेली क्या होगा, जलेगा। तो यह अंतर समझाना चाह रहे हैं कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। हीट हमारा ट्रांसफर होगा लेकिन टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होगा। टेम्परेचर अप होगा या डाउन होगा, लेकिन हीट यहाँ से वहां चला जाएगा। ठीक है। तो तापमान यानी हिंदी में लगा दिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो देखो, तापमान पर्यावरण में उष्मीय ऊर्जा को दिखाता है जो सूर्यातप से। देखो भाई, ये किताब वाला भाषा को छोड़ो। टेम्परेचर क्या बताता है, लोहा का रॉड को हम गर्म कर देंगे तो लाल होगा कि नहीं होगा। तो जो लाल, जो लालिमा है वह दिखा रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और लालिमा खत्म होगा तो क्या दिखाएगा, टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या है, वो उष्मीय ऊर्जा को ना दिखा रहा है कि वह बढ़ रहा है या तो घट रहा है। बारीकी से समझना, टेम्परेचर क्या बताता है कि तेरे अंदर का हीट कितना ज्यादा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है यानी तेरे अंदर में हीट जो है सो ज्यादा है। टेम्परेचर कम है तो तेरे अंदर हीट जो है सो कम है। देखो, सूर्यातप का मतलब ही इंसोलेशन होता है, ये हम लोग सुबह में कर चुके हैं। इंसोलेशन मतलब क्या है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वह रेडिएशन है। अब रेडिएशन का 3 स्टेज में होता है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर है वह 3 तरीके से पढ़ाया गया है स्कूल में। कॉलेज में जाओगे तो हीट का ट्रांसफर 4 तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो एक संवहन वगैरह हम लोग पढ़ते थे ना, रेडिएशन है, संवहन, और क्या है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, चलो हम लोग देख लेंगे, है ना। अच्छा देखो, अब एक है तुम्हारा तापीय जड़त्व। तापीय जड़त्व तो इसको, तापीय जड़त्व क्या चीज है, कोई बता सकता है? इनेर्सिया समझे, और रुक जाना, यहाँ इनेर्सिया एक वर्ड होता है। इनेर्सिया का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? नहीं आइडिया है? यहाँ पर एक अंडरलाइन कर रहे हैं, सॉरी ये तो, एक अंडरलाइन कर रहे हैं, दिख रहा है, थर्मल इनेर्सिया, दिखाई दिया। और उसी को यहाँ पे हिंदी में क्या बोले हैं, तापीय जड़त्व। देखो, जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़ को देखे, और पेड़ का जड़ वह चलता बोलता है क्या? पेड़ का जड़ जहां है वही जड़ा हुआ है। तो जड़त्व यानी इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच एनी ऑब्जेक्ट
रिमेन कांस्टेंट मतलब कि वह जो उसका जो स्टेज है, जो उसका स्टेज है वह उसको बनाए रखना चाहता है। जड़ा तो पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिस गुण के कारण कोई भी पदार्थ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। जैसे सोने का जड़त्व अगर बोल देंगे तो रिंकी 4 बजे सो रही है तो 5 भी बजेगा तो सोना ही चाहेगी, क्योंकि उसमें सोने का क्या है, जड़त्व है। अगर तुमको मुर्गा खिला रहे हैं तो तुमको मुर्गा ही खाने का मन करेगा। अब जड़त्व का चलो वो तो मजाक वाला भाषा हो गया। जड़त्व का मतलब ये है कि ये बोतल है, ये क्या है, बोतल है। इसको अगर हम गिरा दे रहे हैं मान लो, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर गिर रहा है तो ये गिरता ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि कोई इसको रोक न ले। जैसे स्ट्राइकर खेले हो, कैरम बोर्ड खेले हो, कैरम बोर्ड में हम लोग हिट करते हैं स्ट्राइकर को, तो स्ट्राइकर हिट करने के पहले क्या स्थिर है ना, यानी उसमें जड़त्व का गुण है कि वह स्थिर है, तो कैसा रह रहा है, स्थिर रह रहा है। एक चांटा मारो तो स्ट्राइकर भागना चालू करेगा, तो जड़त्व का गुण बोलेगा तुम जिंदगी भर क्या रहो, भागते ही रहो। तो उसको रोकता कौन है, चलने के वक्त में स्ट्राइकर और फर्श के बीच में लगने वाला घर्षण का बल उसको क्या करेगा, रोक देता है। तो जड़त्व पदार्थ का ऐसा गुण है, उस गुण के कारण पदार्थ जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। क्या है भैया, तापमान का जड़त्व में सूरज बाबा आए, दिन में रोशनी दी और धरती हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया। तो धरती में तापमान का जड़त्व तो बताएगा कि धरती क्या बोलेगा, दिन भर तो गर्म न हुआ, रात में सूरज जी चले जाएंगे आराम करने तो धरती बोलेगा नहीं हम तो गर्म ही रहेंगे। हम क्या रहेंगे, गर्म ही रहेंगे। नतीजा क्या होता है कि सूरज तो ढक गए और रात में धरती जो सब ताप जड़त्व का गुण होने के कारण वह अपने गर्माहट को छोड़ता रहेगा। वही ना गर्मी से वो जो विकिरण निकलेगा और तुम्हारा गर्मी पैदा करेगा। गर्मी का दिन में देखना, तुमको तपती दोपहरी में जो है ना तो कम गर्मी लगेगा, लेकिन जब सूरज ढल जाएगा तब बिल्डिंग को नींद टूटेगा, अरे हम तो जड़त्व का गुण है, वो दिन में गर्म किया है रात में भी हमको गर्म होना ही होना है। तो पूरा बिल्डिंग क्या होगा, गर्मी को छोड़ेगा। नदिया तुम लाख पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, रात में कोई सूरज होता है क्या, नहीं होता। तो ये वाला गुण क्या है, तापीय जड़त्व। ये गुण हम लोग क्या बोले, तापीय जड़त्व। तो तापी जड़प का मतलब जैसे खाना बनाते हो ना, खिचड़ी मान लो हम बनाए हैं, तो खिचड़ी पहले तो ठंडा है, तो तापी जड़प में ठंडा तो वह ठंडा ही रहेगा, चावल ठंडा ही रहेगा। हम उसमें तापी जड़प में दे दिए, टेम्परेचर डाल दिए, गर्म हुआ ना, अब वह तापी जड़प के कारण 4 घंटे तक क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा, भले हम हीटर को क्या करें, ऑफ कर दें। तो देखो ये यहाँ पे हमारा सूरज है, अरे वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ये दिख रहा है सबको को। तो ये देखो ये जो हमारा सूरज जी है, ये कौन है, हमारा सूर्य है। सूर्य से हमारा क्या निकल रहा है, ये देखो ये वाला हमारा क्या है, विकिरण है, ये क्या है, विकिरण। अब देखो यहाँ पर हीट भी है और यहाँ पर टेम्परेचर भी है। यहाँ पे सूरज का अपना टेम्परेचर क्या है, लाखों डिग्री सेल्सियस है, लाखों डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है क्या, नहीं करता है। किसको ट्रांसफर करेगा वो, हीट को ट्रांसफर करेगा। थोड़ा सा उलझन होगा, एक एक जगह उष्मा और एक जगह तापमान है, तो उष्मा और तापमान क्या होता है वो यहाँ से देख लेना। फिलहाल हम लोग हीट और नहीं अलग है। ठीक है, लेकिन हीट और टेम्परेचर भी तो आसान सा शब्द है। टेम्परेचर याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तेरा पारा चढ़ गया है क्या, यानी तुम्हारा टेम्परेचर चढ़ गया क्या, तो पारा हम लोग अपना पारा दूसरे को देते हैं, नहीं ना देते हैं, हम लोग अपना हीट देते हैं। हाँ, वो डिज्म डिज्म होगा। तो देखो यहाँ इसका तो टेम्परेचर ज्यादा है, अब यहाँ से क्या करेगा ना, ये ना विकिरण के रूप में जाएगा, रेडिएशन होगा। रेडिएशन अब होता क्या चीज है, तो रेडिएशन में ऊर्जा का संचार इस रूप में होता है कि ऊर्जा, जैसे हम लोग छत पे चलने के लिए सीढ़ी चाहिए तब ना हम छत तक पहुंचेंगे, एक माध्यम का जरूरत पड़ता है, लेकिन रेडिएशन में ऊर्जा का संचार ऐसा होता है जिसमें कोई भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही वाला रेडिएशन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे धरती है, ये वाला धरती तक ये वाला रेडिएशन जाएगा और धरती को क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो गर्म करेगा तो सबसे पहले धरती ऑब्जर्व अवशोषित करेगी, किसको, हीट को। और जब हीट को अवशोषित करेगी तो उसका तापमान क्या होगा, राइज कर जाएगा। और जब राइज कर जाएगा तो दिन में तो धरती गर्म हो गई, जब रात होगा तो धरती में तापी जड़त्व का एक गुण होगा ना, तापी जड़त्व में रात में धरती बोलेगी नहीं भैया हम दिन में गर्म रहे तो रात में भी क्या रहेंगे, गर्म ही रहेंगे। वह गर्मी को छोड़ेगी, तो गर्मी को छोड़ेगी तो वह किसके रूप में छोड़ेगी, विकिरण के रूप में।
आप देखो, ये सूरज का जो भी विकिरण है वह एग्जाम में पूछेगा कि वह जो तरंग के रूप में आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। अब पूछेगा कि यह लघु तरंग होता है कि वृहद, तो यह वाला कौन सा होगा? लघु तरंग होगा। क्यों लघु तरंग होगा? क्योंकि मान लो हम लोग रात में सोते हैं मच्छरदानी के अंदर ताकि मच्छर हमको नहीं काटे, लेकिन छोटा छोटा मच्छर का कीड़ा घुस जाता और हमको काटता है ना। तो धरती का वायुमंडल में मच्छरदानी के जैसा काम करता है कौन? वायुमंडल। तो सूरज से आने वाला तरंग अगर बड़ा होगा तो वायुमंडल उसको बाहर भेज देगा। इसीलिए सूरज से आने वाला तरंग क्या छोटा छोटा होता है। तो जो छोटा छोटा होता है वो धरती को, वायुमंडल को छेदा करके यहाँ तक आ जाएगा। जो बड़ा वाला तरंग होगा जैसे अल्ट्रा वायलेट और पराबैंगनी और यूवी, उसको ओजोन परत क्या करेगा? रोक देगा। अब सुनो, धरती जब तापी जड़त्व के कारण रात में जब अपना हीट को ट्रांसफर करेगी तो इसका वाला तरंग कैसा होगा? बड़ा वाला तरंग होगा। कौन सा तरंग होगा? बड़ा वाला। तो जब बड़ा वाला तरंग होगा तो बड़ा वाला मच्छरदानी के पार जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में सबसे पहले कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद में हमारा क्या होगा? समताप मंडल। तो भैया क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है ना। तो याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि वायुमंडल का सबसे निचला परत को सूरज गर्म करता है कि धरती, तो आंसर क्या आएगा? धरती। ठीक है, आप देखो यहाँ जितना चीज बोले सब एनसीईआरटी वाला, सब इग्नू वाला है, ठीक ना। यहाँ से हमारा ये प्यारा सूरज है, और ये प्यारा सूरज में ये छोटा छोटा हमारा क्या है? लघु तरंग है। ये क्या है? लघु तरंग। और ये जो चल रहा है वो क्या है? हमारा रेडिएशन है। इसको हम लोग बोलेंगे सूर्यातप, या इसको बोलेंगे इंसुलेशन। और यहाँ पर ऊर्जा का जो ट्रांसफर हो रहा है इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं। माध्यम का तो यहाँ जरूरी नहीं, तुमको हवा चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिना हवा बिना पानी का यह ऊर्जा को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। तो लघु तरंग में ये पृथ्वी को क्या किया? दिन में गर्म किया है। तो दिन में जब गर्म किया है उसके बाद पृथ्वी जो है सो क्या करेगी? रात होने के बाद बृहद तरंग, इतना बड़ा बड़ा तरंग को छोड़ेगी। इतना बड़ा तरंग को छोड़ेगी तो सबसे पहले वायुमंडल का निचला परत किससे टकराएगा? क्षोभ मंडल से टकराएगा। क्षोभ मंडल से टकराएगा तो इस क्षोभ मंडल को क्या करेगा? गर्म कर देगा। और यह गर्म करने का जो प्रक्रिया है उसका क्या नाम दिया है? पार्थिवीकरण। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो वही चीज देखो, हिंदी यह तो किताब का लैंग्वेज है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी, प्रवेशी का मतलब ये जो प्रवेश कर गया, क्या कर गया? प्रवेश कर गया। उसका तरंग कैसा होता है? लघु तरंग होता है। और यह पृथ्वी के सतह को क्या करता है? गर्म करता है। पृथ्वी जब स्वयं गर्म होने के बाद विकिरण का बनती है, पिंड बन जाती है। पिंड बनेगी तो वह दीर्घ तरंग के रूप में ऐसा सा अपना रात में क्या करेगी? ऊर्जा को छोड़ेगी। तो उसका ऊर्जा को वायुमंडल ही ले लेगा। अब देखो यह कितना अच्छा सिस्टम है। वायुमंडल में सुबह में उसको सूरज गर्म कर दिया, और छोटा छोटा लघु तरंग है तो पृथ्वी तक पहुंच गया। और वायुमंडल रात में अपने आप ठंडा जब होने वाला था तो उसको धरती नीचे से गर्म कर दे रही है। तो वायुमंडल का तापमान कैसा हो गया? एक समान हो गया। तो पेड़ पौधा चिड़िया विड़िया हमारा धान जो भी चावल टमाटर है उसको जो तापमान चाहिए था वह तापमान लगातार मिल गया। तो ये वाला नीचे से गर्म जो कर रहा है उसको कौन सा बोल रहे हैं? पार्थिवीकरण। पार्थिव का मतलब सोचो, पार्थ होता है ना धरती। क्या होता है? धरती। धरती से उत्पन्न विकिरण के कारण जो गर्मी हो रहा है उसी प्रक्रिया को बोलेंगे पार्थिव विकिरण। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है। यहाँ याद रखना कि धरती पे आने वाले ये जो तरंग है, हल्का सा दिख रहा है तरंग, ये वाला जो तरंग है एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, वो कौन सा है? शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी हिंदी में बोलेंगे तो लघु विद्युत नहीं, लघु, यहाँ लिख देते हैं, इसका क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सब एग्जाम में रहेगा कि तुम्हारा धरती जो गर्म हो रही है वो कौन सा तरंग से गर्म हो रही है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। अब यहाँ फिर से एनसीईआरटी वाले ही डाल दिए हैं, ये पिक्चर नहीं था एनसीईआरटी में। अब ये हमारा प्यारा क्या है बताओ? सूरज है। ये हमारा क्या है? सूरज। अब देखो हल्का सा ऐसा तुमको प्रकाश का किरण दिख रहा है ना, ये प्रकाश का किरण, यानी यहाँ से हमारा क्या आ रहा है? रेडिएशन आ रहा है। इसी को हम लोग सूर्यातप बोलेंगे। यही हमारा इंसोलेशन है। चैप्टर का हम क्या बोले थे कि जो हेडिंग समझी वो पूरा चैप्टर समझ जाएगी। इंसोलेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो यही हमारा क्या? इंसोलेशन। ये धरती पे कैसा पहुंच रहा है? छोटा छोटा तरंग में पहुंच रहा है। अब देखो, धरती पे छोटा तो पहुंचा लेकिन रात में धरती क्या करेगा?
छोटा वाला भेजेगा, बड़ा वाला भेजेगा। तो बड़ा वाला को यहाँ पे क्या लिखा है, दीर्घ। क्या लिख रहा है यहाँ पे, दीर्घ लिख रहा है। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण जो है सो वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित। हम क्या बोल रहे थे कि मच्छरदानी उसको रोक लेगा, तो रोक लेगा तो कौन रोकता है भैया, जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में कौन सा गैस है, हम लोग कल पढ़े थे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि धरती से निकलने वाला गर्मी को वो वही अवशोषित कर लेता है। तो वही अवशोषित कर लेता है, तो गर्मी जो है सो बादल के बाहर नहीं जाके वापस गर्मी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और फिर से धरती क्या करेगा, उधर भेजेगा, और फिर से वो बादल किधर भेजेगा, इधर भेजेगा। नतीजा क्या होगा कि धरती जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगी। और जरूरत से ज्यादा गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघल जाएगा, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो पिघलेगा। जब बड़ा बड़ा बर्फ का ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी का सतह का तापमान क्या होगा, ऊंचा उठेगा। तो समुद्री इलाका, भारत का आधा हिस्सा तो तट से घिरा हुआ है, वह क्या होगा, डूब जाएगा। छोटा छोटा आइसलैंड जैसे कि तुम्हारा श्रीलंका हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वह पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही वजह है कि बोला जाता है कि आप कार्बन का उत्सर्जन कम कीजिए। क्यों कम कीजिए, क्यों तुम्हारे शहर में बैटरी वाला टोटो चल रहा है, क्योंकि बैटरी वाला टोटो चलने से कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। और जब कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा तो यहाँ ऊपर में मच्छरदानी वाला जो तेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, वह जितना कम कार्बन होगा उतना ही हीट जो है सो उससे बाहर निकल कर चली जाएगी। तो पृथ्वी जो है सो संतुलित रहेगा। अगर ज्यादा कार्बन चला गया, लग जाएगा यहाँ, तो धरती वापस से और गर्म होगी, और गर्म होगी, फिर हम लोग का रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ समझ में आ गया। तो वायुमंडल जो सब पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। और प्रत्यक्ष रूप से सूरज से ऊपर वाला गर्म होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से पार्थिव से। तो यहाँ से रुक जाओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको देखने, तो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब तुम्हारे पास में ना ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन देगा, बोलेगा ना कि वायुमंडल जो है सो किससे गर्म हो रहा है। तो एक ऑप्शन देगा सूर्यातप से, और देगा तुम्हारा पार्थिव विकिरण, नहीं दिया क्या कहीं, पार्थिव विकिरण। तो आंसर में क्या होगा, यहाँ साफ साफ लिखा है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण से अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातप से। हाँ, पार्थिव विकिरण से, ठीक ना। उसके बाद में वायुमंडल तो विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, और ये तो हम लोग बोल चुके हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल चुके हैं। देखो ये रहा धरती, कितना अच्छा से तुम्हारा ये जो तरंग छोड़ रहा है ना, विकिरण वाला, ये एकदम बड़ा बड़ा तरंग छोड़ रहा है, देखा इतना बड़ा। सूरज से आया था छोटा छोटा, लेकिन अब वापस से धरती से जा रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा जा रहा है, इतना बड़ा वो जा रहा है। ये क्या है, तरंग का तुम्हारा फोटो जानबूझकर लगाए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में इसका स्कीमा बन जाए। ये कौन सा तरंग है, ये दीर्घ तरंग है। ये कौन सा तरंग है, ये दीर्घ तरंग है। दीर्घ तरंग से तुम्हारा कौन सा मंडल गर्म हो रहा है, क्षोभ मंडल। और उसके बाद फिर ऊपर का समताप मंडल, और कैसा हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, क्योंकि वह रात में गर्म कर दे रहा है। ये सब लिख लेना, कॉपी में बनाओगे। इंफ्रारेड, इंफ्रा रेडिएशन है यहाँ पे, रेडी, TION होगा, TION होगा। हालांकि तापमान केवल सूर्यातप द्वारा निर्धारित नहीं होता, बर्फीले क्षेत्र में उच्च सूर्यातप तापमान को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा सकती है, यदि सूर्य का प्रकाश प्रभाव। अच्छा ठीक है, हम ये बता रहे हैं। एक होता है हमारा अल्बेडो होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमारा तापमान जो है, जरूरी नहीं है ना कि वह खाली इंसुलेशन के द्वारा ही डिपेंड करे। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन अगर सूर्यातप हो रहा है तो जहाँ का कंक्रीट का बिल्डिंग है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तब ना हमें गर्मी लग रहा है। हम अगर गांव में रहेंगे तो मोटा मोटा मिट्टी का दीवार होता है, कच्चा मकान, तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हमारा घर का टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोग जो सो ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, तो ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ क्या करता है कि सूरज से आने वाला विकिरण को टकराएगा और सीधा उसको क्या करेगा, वापस भेज देगा। तो वापस भेज देगा तो यहाँ का तापमान जो है वह कम रहेगा, क्योंकि वह हीट को ऑब्जर्व नहीं किया है। अब ये 51 पेज है।
अब हमको पढ़ना है क्या, हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी में ये हो गया हमारा हीट यानी उष्मा ना। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी में उष्मा का, पृथ्वी में उष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, वितरण, क्या होगा, वितरण। आप सोचो, ये वाला हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताया क्यों? क्योंकि उष्मा का वितरण अगर समान है क्या, तुम जाओ ना भाई, ध्रुव का क्षेत्र में जाओ, ध्रुवीय इलाका कैसा है, ठंडा है ना। और यही तुम जाओ अफ्रीका में, वहां का माहौल कैसा है, गर्म है। तो कहीं पे ठंडा और कहीं पे गर्म, यह बताता है कि उष्मा का वितरण एक जगह नहीं है, वह अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। अब हमारा आज और नजदीक आना काम है, तब से दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, आ जाओ इधर नजदीक आने में। देखो, अब हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो तीन तरीके से होगा। क्या क्या होगा, रेडिएशन, कंडक्शन और, नहीं बात नहीं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। अभी फिलहाल के लिए अंग्रेजी से काम चला, हिंदी सब दे देंगे तुमको बाद में। ये क्या है, रेडिएशन, ये क्या है, कंडक्शन, और ये क्या है, कन्वेक्शन। अब देखो हम लोग यहीं पे तुमको समझा देते हैं। रेडिएशन में ऊर्जा का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन ऊर्जा का जो ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, ऊर्जा का ट्रांसफर होने के लिए इसमें हमको माध्यम की जरूरत पड़ेगी क्या? इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आजा प्रियंका, लाइन नहीं है, लाइन आ गया क्या, नहीं ना? इसमें हमारा माध्यम का जरूरत है क्या, नहीं है। तो ऊर्जा का ऐसा संचार जो बिना माध्यम का हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रेडिएशन, क्या बोलेंगे, रेडिएशन। लेकिन ऊर्जा का ऐसा संचार जिसमें माध्यम का जरूरत हो, जिसमें माध्यम का जरूरत हो, उसको बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन में देखो बाबू, ये तेरा लोहा का रॉड है, लोहा का क्या है, रॉड है, और नीचे में क्या लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आग लगा रहे हैं, तो जैसी आग लगाए हैं तो हम आग यहाँ ना लगाए हैं, तो यहाँ का तापमान कितना तक बढ़ गया, कितना तक बढ़ गया। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है कि इसका जो अणु है वह अपना ऊर्जा इसको देगा, फिर या इसको देगा, फिर इसको, इसको देते देते अगर हम यहाँ पर भी हाथ रखे रहेंगे तो हाथ हमारा क्या होगा, जल जाएगा, जल भी जाएगा ना। तो इसमें उष्मा का जो संचार हो रहा है वह किससे हो रहा है, माध्यम से। तो माध्यम को ले करके जो अपना ऊर्जा को दूसरे को देता है वह कहलाता है कंडक्शन, क्या कहलाता है, कंडक्शन। और जो अपना ऊर्जा बिना माध्यम का दूसरे को देता है वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन। अब कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन है छटपटाते हुए देखे हो पानी को, उबालती हो ठंडा में, गर्म, हम लोग नहाते हैं तो गर्म जब पानी होता है तो क्या बुलबुला जैसा निकलता है ना, तो वही कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन का मतलब नीचे का पानी, गर्म पानी होगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर ये वाला ऊपर, फिर ये वाला नीचे। माने यह लगातार दोलन करता रहेगा, घूमता रहेगा एक जगह से चक्र के जैसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वहां से उसमें क्या करेगा, पूरा का पूरा पानी को ही गर्म कर देगा। क्योंकि याद रखो कि हम लोग एक केतली लिए, एक क्या लिए, केतली लिए, तो केतली में मात्र नीचे वाला जो सतह है वही ना हमारे पास में गर्म हो रहा है आग से, ऊपर वाला तो टच में नहीं है। लेकिन नीचे वाला जैसी गर्मी होगा ना वह भाग के ऊपर जाएगा और उसको नीचे ढकेलेगा, फिर ये ऊपर और फिर नीचे, नतीजा पूरा केतली ही गर्म हो जाएगा। तो तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। पहला चीज क्या है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएशन में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंडक्शन में माध्यम की जरूरत पड़ेगा, और कन्वेक्शन में भाग भाग करके जाएगा। देखो वेक्शन है ना, यानी वो भागेगा, भी से भाग रहा, भाग के ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे गया। यहाँ लिखना नहीं है हमको, तुम लोग कॉपी में लिखना जरूर, क्योंकि ये सब टॉपिक का चीज है। अब जैसे रेडिएशन है, रेडिएशन क्या है भाई, ये देखो हमारा प्यारा बच्चा है, ये आग है, ये क्या है, आग। ठंडे के दिन में हम लोग आग को क्या करते हैं, हाथ नहीं ना डालते हैं, तापते हैं। तो हमारा आग यहाँ है और इसका हाथ यहाँ है। तो इसका जो गर्मी है, इसका जो उष्मा है, वह बिना माध्यम के हमको यहाँ तक मिल रहा है कि नहीं, यहाँ तक मिल रहा है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। समझ में आ गया? अब किताब का भाषा नहीं लिखना, अपना भाषा लिखना, किताब वाला में तुमको दिक्कत होगा, है ना। रेडिएशन तो बता दी, तो रेडिएशन देखो कितना जरूरी होता है। ये तुम्हारा पता तो नहीं चलेगा, ये प्यारा अंतरिक्ष है, क्या है ये, अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में देखो कोई भी माध्यम होती है क्या, कोई भी गैस है क्या, नहीं है।
कोई भी माध्यम है क्या? नहीं है। अब सोचो कि अगर रेडिएशन का वजूद नहीं होता, मतलब कि ऊर्जा बोलता कि नहीं हमको गैस दो, हमको माध्यम दो, तभी हम चलेंगे। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो सूरज का जो गर्मी है वह धरती पे पहुंचता क्या? अब ये सब रोकते हैं लोगों को। ये अंतरिक्ष है, ये क्या है? अंतरिक्ष। और ये हमारा प्यारा धरती है। और यहाँ पे सोचो कि अंतरिक्ष से ऊष्मा का संचार हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है तुम्हारा? रेडिएशन। क्या हो रहा है हमारा? रेडिएशन। पिछला वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे तो हमारा ऊष्मा का संचार यानी हीट ट्रांसफर का कितना मेथड बताया गया है? तीन। पहला वाला क्या है? रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो रेडिएशन में माध्यम का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सोचो ये कितना जरूरी था कि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं होता, वहां वैक्यूम होता है, ना हवा है ना पानी है ना कुछ भी है। अगर भी सूरज से आने वाला गर्मी हमको चाहिए था, और गर्मी अगर बोल दे कि नहीं भैया हमको एक मीडियम दो, एक माध्यम दो, तभी हम जाएंगे, तो नतीजा क्या होता? सूरज का गर्मी सूरज के पास रह जाता, और पृथ्वी जो है सो पूरी तरह से ठंड में जकड़ गई होती। तो रेडिएशन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रेडिएशन ही एक ऐसा गुण देता है जिसमें हीट जो है बिना किसी मीडियम का ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां जहां मीडियम का जरूरत नहीं है, वहां वहां एक अद्भुत चीज है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऊर्जा का संचार में विद्युत चुम्बकीय अगर तरंग रहेगा, तो वह विकिरण कौन सा होगा? अधिकतर तुम्हारा सौर विकिरण में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएगा। देखो यही वजह है कि अंतरिक्ष से आने वाली ये सारी की सारी जो रोशनी है, जो किरण है, जो ऊर्जा है, वह किससे आ रही है? अब तेरे पूछेगा यहाँ रेडिएशन होगा, कंडक्शन होगा कि कन्वेक्शन होगा? रेडिएशन। फिर से हम लोग हल्का सा लिख देते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन में हमारा माध्यम का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उसका कंडक्शन, कंडक्शन में माध्यम का जरूरत पड़ेगा क्या? पड़ेगा। और एक हमारा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में जो भी है ना, भी यानी वह भागेगा, भागेगा तो ऊपर और नीचे, यानी कि वह एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे गया। तो यही हमारा क्लियर हो जा रहा है अच्छे से। अब देखो, अब हमारे पास में ये हमारा अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में ऊष्मा का संचार होने के लिए कौन सा चाहिए था? रेडिएशन, कंडक्शन या कन्वेक्शन? रेडिएशन। तो यहाँ ऊष्मा का संचार होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? विकिरण। यही विकिरण को ही इंग्लिश में क्या बोला? रेडिएशन। क्या बोला है? रेडिएशन। देखो हम लोग परमाणु बम जब फूटता है ना, तो बोलता है ना कि उसका रेडिएशन से मारा गया। अरे भैया रेडिएशन क्यों होता है? क्योंकि उसको चलने के लिए कुछ भी चीज नहीं चाहिए, कुछ भी चीज नहीं चाहिए। जब कुछ भी चीज नहीं चाहिए तो तुम कपड़ा पहनो चाहे नहीं पहनो, तेरे तो कपड़ा के अंदर जाकर घुस जाएगा वो, तुम्हारा कपड़ा के अंदर में जाकर घुस जाएगा। तुम्हारा मान लो बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर में हमारा स्किन है, तो स्किन रहे चाहे नहीं रहे, उसका मतलब है क्या? स्किन में घुसेगा, हड्डी में घुसेगा, किडनी में घुसेगा। और डेली ऐसा ऐसा घुस कर तू टेढ़ा मेढ़ा कर रहा, तो तेरा किडनी खराब, ये खराब। इसीलिए बोलता है ना कि वो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, जिसे अल्फा बीटा गामा जो निकल रहा है, उसको बोलता है विकिरण। क्या बोलता है? विकिरण। अब आ रहा समझ में विकिरण कितना खतरनाक है? हाँ, मोबाइल में भी रेडिएशन निकलता है, इसे बोलता है उसको सर के नीचे मत लेके सोया करना। तो देखो यहाँ हमारा क्या है? एनर्जी है। ये क्या हमारा हल्का सा दिख रहा है? ये एनर्जी है। इसका एनर्जी ट्रांसफर किससे हो रहा है? रेडिएशन से ना हो रहा है। देखो यहाँ कितना ज्यादा रोशनी 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 दिख रहा है, ये सारा क्या है? रेडिएशन है। इसी इसी में रेडिएशन में अलग अलग वेव है, कुछ कॉस्मिक वेव कहलाएगा, कुछ अल्ट्रा वायलेट रे कहलाएगा, कुछ गामा रे कहलाएगा। और वही विकिरण में जो गर्भवती महिला है उसको सूर्य ग्रहण के दरम्यान में बोलता है बाहर नहीं निकलिए। सूर्य ग्रहण के दौरान में बाहर बोलता है आप नहीं निकलिए। हाँ वो सब अगला टॉपिक है। अब देखो ये तो ये ऐसा थोड़ा सा इसको हटने दो। अब देखो, जब हम अब हम लोग ही ट्रांसफर का दूसरा तरीका को देखते हैं, जिसका नाम है कंडक्शन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है ना? यहाँ होगा हीट का ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? हीट का ट्रांसफर। अभी हम लोग हीट का जो ट्रांसफर है, उसमें पहला वाला हम लोग क्या देख लिए हैं? रेडिएशन। ये तो पहला था। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमको किसका जरूरत पड़ेगा? माध्यम का जरूरत पड़ेगा। और तीसरा वाला क्या देखेंगे? कन्वेक्शन।
तो कन्वेक्शन का भी याद रखना, भी का मतलब क्या करेगा, भागेगा। तो भागे यानी एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे जाएगा, भागम भाग हो जाएगा वहां पे। तो भागम भाग होगा तो देखो क्या होगा भैया, दूसरा, ये तुमको छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, ये पदार्थ का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब अणु है। ये क्या है, अणु है। जब लोहा का रड है तो माइक्रोस्कोप से देखिए, मान लो एक लोहा का एग्जांपल दे रहे हैं, तो लोहा इतना इतना छोटा छोटा किससे बना है, अणु से बना है। अच्छा, दो अणु के बीच में दूरी यहाँ कम है तभी ना वह ठोस है। अगर मान लो एक अणु यहाँ होगा और एक अणु यहाँ होगा, तो ज्यादा दूरी वाला पदार्थ क्या बन जाता है, तरल बनेगा। क्या बनेगा, तरल। और मान लो कि एक अणु तेरा यहाँ है और एक अणु इतना दूर कोना में है, तो यहां से यहाँ इतना ज्यादा दूर वाला पदार्थ क्या बनेगा, गैस बनेगा। याद रखना। अब एक अणु से दूसरे अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल, ये अणु इसको इधर खींच रहा है और ये वाला अणु इसको इधर खींच रहा है। ये जो लगने वाला कौन सा बल होता है, आकर्षण का बल। आकर्षण का बल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स। दो अणुओं के बीच में आकर्षण का बल यहाँ पे क्या है बताना, कम है ना भाई। तो कम है तभी ना उसका दूरी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर अगर बल है कम, देखो यहाँ अगर बल कम है तो यहाँ पे दूरी क्या है, ज्यादा है। यानी कि गैस एक ऐसा पदार्थ का अवस्था है जिसमें उसके दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल काफी कम होता है। इसके वजह से उसके अणु एक दूसरे को बांधते नहीं हैं और वह गैस के फॉर्म में यहाँ वहां उड़ते हैं। अब देखो, तरल में दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल गैस के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण का बल क्या होगा, ज्यादा होगा थोड़ा सा। तो ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमारा दूरी क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा सा कम होगा तो यह क्या बन जाएगा, तरल बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि तरल पदार्थ का एक ऐसा अवस्था है जिसमें उसके दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल गैस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए उसके दो अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा कम होगी और वह तरल की अवस्था में होता है। अब देखो, हम लोग बता रहे थे वो ठोस। ठोस में एक अणु यहाँ और दूसरा अणु यहाँ एकदम सटा सटा है कि नहीं। तो जब सटा सटा है तो दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल, आकर्षण का बल यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा ना होगा। तो जब सबसे ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह क्या होगा, सबसे सबसे कम होगा। यही वजह है कि हम कम दूरी में अणु एक दूसरे से चिपक गया है ना, तो हम ठोस का एक पूंछ अगर उठाएंगे तो पूरा पूरा उसका सर भी उठ जाता है, क्योंकि हर एक अणु के बीच में आकर्षण का बल ज्यादा होता है। अब ट्रांसफर क्या होता है कि इन दिस, रुक जाओ, इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट इज पॉसिबल ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब, ये वाला अणु को जब गर्मी मिलेगा ना, तो यह अणु अपने जगह पर घसक के कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला अणु यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आएगा, वह मोशन में आ रहा है, क्या आ रहा है, मोशन में। तो एक अणु इधर भी भागेगा और इधर भी, मात्र इतना इतना भागेगा, मात्र इतना इतना भागेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा इसका हीट हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ का गर्मी यहाँ पे पहुंच जा रहा है। तो इसमें उष्मा का हस्तांतरण आणविक गति से संभव हो पाता है। एंजेलिना मत सो। आप देखो, ये वाला पिक्चर को अच्छे से देखना, इसी में आधा पूरा क्लियर है, सब कुछ इसमें क्लियर कर दिए हैं। ये तुम्हारे लिए चाय का केतली है, ये तुम्हारे लिए चाय बन रहा है, और उसमें तीनों चीज हो जाएगा। क्या क्या तीनों चीज हो जाएगा, दिमाग का बत्ती को खोलो। सबसे पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो आग यहाँ ना लगा रहे हैं, आग तो हमारे पास में यहाँ लगा रहे हैं। तो जब आग यहाँ लगा रहे हैं तो आग जो है, सबसे पहले ये बर्तन को टच किया, तो बर्तन को टच किया, नीचे का पानी को टच करेगा, आप नीचे का पानी गर्म होकर के कहाँ जा रहा है, ऊपर भाग रहा है। और ऊपर का पानी कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ भाग में भाग मच रहा है ना, ये देखो भाग में भाग मच रहा है। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। अब देखो, हम तो मान लो एल्युमिनियम का केतली में चाय यहाँ बना रहे हैं, लेकिन मालूम चल रहा है कि इसका डंडी भी गर्म हो गया। इसका डंडी गर्म से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। जबकि आग तो हम यहाँ ना डाल रहे हैं। तो यहाँ उष्मा का संचार माध्यम के जरिए हो रहा है, तो यह क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। क्या हो गया, कंडक्शन। और देखो, हम अपने रूम में चाय बना रहे हैं, तो भैया हम रूम में आग यहाँ ना लगाए हैं, मालूम चला हम यहाँ पे बैठे हैं और मेरा पूरा कमरा ही गर्म हो गया है।
तो ये क्या हो रहा है, उष्मा का संचार हो रहा है बिना माध्यम का, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडिएशन हो गया। इस पिक्चर में तीनों समझा दिए। अब किसी को दिक्कत में नहीं होगा, रेडिएशन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है। ठीक है। अब तुमको हल्का सा लिखना भी पड़ेगा ना, नहीं तो बोले कि सर थोड़ा सा आप लिखते नहीं है, जैसे तुम बोले थे लिखते नहीं है, तुम्हारे लिए वाला डाल दिए, इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के और लिख लेना। कन्वेक्शन का हिंदी में होता है संवहन, शायद है ना। तो संवहन क्या है, एक ऐसा, देखो ये हम अपना तो बोल दिए, इसको पढ़ने से टाइम हमारा वेस्ट होगा, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये तुम्हारे लिए है। तुमको अपना किताबी भाषा लिखना होगा तो लिख लेना। इसमें गर्मी का स्थानांतरित की जा सकती है, गैस है, तरल का। चलो ये जो हम बोले थे ये वही है। हो गया कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में याद रखना कि कन्वेक्शन इज मोशन इन ए गैस और लिक्विड। कन्वेक्शन हमेशा कहाँ पे होगा, या तो गैस में होगा या तो लिक्विड में होगा, क्योंकि उसको भागना चाहिए ना। लोहा को देंगे तो लोहा भागेगा क्या, नहीं भागेगा। तो ये सब एमसीक्यू में पूछेगा कि गैस और लिक्विड में क्या होगा, रेडिएशन, कन्वेक्शन या कंडक्शन। तो अधिकतर क्या लगेगा, कन्वेक्शन होगा, क्योंकि गैस और लिक्विड भागने के लिए आजाद है, फट फट भाग जाएगा। तो कन्वेक्शन वहां होगा जहां ठोस है, तो वहां पर क्या होगा, कंडक्शन। और जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे क्या होगा, रेडिएशन होगा। दिस मोशन ट्रांसफर हीट थ्रू आउट द गैस एंड लिक्विड, यानी कि गैस और लिक्विड में वो ट्रांसफर करता है। देखो, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस आर फर्दर अपार्ट एंड हैव मोर रूम टू मूव अराउंड देन इन सॉलिड। सॉलिड के बनिस्बत में गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा भागता है, क्योंकि उसको रूम ज्यादा मिलता है, मतलब स्पेस ज्यादा मिलता है। इसको नहीं समझाना है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। कन्वेक्शन के लिए देखो फिर से एक अलग से फोटो दिया हुआ है। ये नीचे में तुम्हारा आग लग रहा है, आग लग रहा है, तो एंजेलिना ध्यान दो, ये गर्म वाला पानी कहाँ है, ऊपर भाग गया ना, वार्म मॉलिक्यूल। और जो कूल मॉलिक्यूल है, जो ठंडा है, वो ठंडा कहाँ आएगा, नीचे आ रहा है। और यह प्रक्रिया क्या होगा, चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो यहाँ भागम भाग मच रहा है ना, तो भागो भागो से क्या हो गया, कन्वेक्शन भी, ये क्या हो गया, भाग रहा है। आप तो संवहन नहीं ना लगेगा, यही कन्वेक्शन ही रट्टा मार लो। भागने वाला क्या है, भाग रहा है, तो ये हो गया कन्वेक्शन। ठंडा पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे। और गर्म वाला पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर। देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ने से ज्यादा अच्छा है एक पिक्चर को लगाओ और अपना कल्पना को जगाओ और उसमें समा जाओ। ये तुम्हारा हम स्कीमा बना दे रहे हैं, पूरा साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब वो जो चीज हम बताए हैं उससे यहाँ व्याख्या है, तो टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है ना। ये व्याख्या को अपने से कर लेना। हल्का सा रीडिंग कर दे क्या। यहाँ लिखा है चालन, ठीक है, यानी ये कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन में बर्तन के तल पर पानी के अणुओं में ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। गर्मी भी जैसी मिलेगा, ऊर्जा वहां का क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आएगा। ये अणु तेजी से गति करने लगते हैं। बर्तन के तल पर पानी कम घना हो जाता है। यह सघन ठंडे पानी से ऊपर उठता है, जैसे जैसे पानी ऊपर उठता है यह अपने साथ उष्मा का ऊर्जा को भी ऊपर ले जाता है। ठंडा पानी बर्तन के तल पर अपनी जगह पर ले लेता है जहां इसे गर्म किया जाता है। यह ऊष्मा हस्तांतरण का एक चक्र बनाता है, इसी पैटर्न को संवहन यानी कि कन्वेक्शन बोलते हैं। अब देखो, तुम लोग तो क्लास 9 10 में तीन ही पढ़ी होगी ना। तुम्हारा पहला था रेडिएशन, दूसरा है हमारा कन्वेक्शन, और नहीं सॉरी, पहला रेडिएशन, कंडक्शन और फिर कन्वेक्शन, यही ना तीन पढ़े थे। अब चौथा हायर वाला एजुकेशन में हम लोग को देखना है, एक हमारा क्या है, एडवेक्शन। तो एडवेक्शन से तुम लोग देखो भारत में लू चलता है ना, या सऊदी अरब पाकिस्तान में भी क्या चलता है, लू या लोकल विंड हम लोग जब पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ये स्थानीय पवन, क्षेत्रीय पवन या स्थानीय पवन। लोकल विंड जो होता है, स्थानीय पवन ना, तो स्थानीय पवन में कुछ तुम्हारा गर्म रहेगा और कुछ तुम्हारा ठंडा रहेगा। वह होता क्यों, उसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, उसका कारण यही बताया जा रहा है। इसमें एक और तरीके का ट्रांसफर होता है, यहाँ लिखा एडवेक्शन रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। ट्रांसपोर्ट का मतलब तुम अपने घर में अनाज वनाज ट्रक में डाल दो, ट्रांसपोर्ट करके रांची पहुंचा दो, तो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहा है वो क्या है, एक एडवेक्शन भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का तो परिवहन होता है, या तब होता है जब एक निश्चित तापमान पर एक तरल पदार्थ बहता है। अब तुम बोलोगे कि सर लू जो बहता है उसमें तरल पदार्थ तो है नहीं,
तो भैया भारत का नक्शा को याद करो, ऐसा है ना नक्शा। और तुम्हारा विषुवती रेखा जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इस से गुजर रही है। तो यहीं पे तुम्हारे पास में इधर क्या है? महासागर है ना। महासागर में पानी जब सूखेगा गर्मी से तो क्या बनेगा? भाप बनेगा ना। भाप बनेगा तो भाप यानी कि हल्का से तरल वाला स्टेज में आ रहा है ना ऊपर में। तो वह क्या है तुम्हारा? तरल पदार्थ है। वही ना बह रहा है, वही बह रहा है, तो तुम्हारा उसके चक्कर में क्या बह रहा है? डूब बह रहा है। तो एडवेक्शन क्या है भाई? तो एडवेक्शन हमारा तापमान का प्रवाह है, जो जो किससे होता है? तरल पदार्थ से बहता है। और वह कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर वहां पर कैसा होना चाहिए? एक निश्चित होना चाहिए। और यह जब भी घटना घटेगा उसमें उष्मीय ऊर्जा जो है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी उष्मीय ऊर्जा को एक नया स्थान पर ले जाएगी। इसलिए यहाँ का गर्मी को उड़ाकर कहाँ ले जाता है? यहाँ तक ले गया। तो पूरे भारत में गर्मी के टाइम में क्या चलता है? लू चलता है। ये लोग हम लोग अगला स्लाइड में देखेंगे। रिंकी कहाँ है? ध्यान देखो, हल्का सा पता नहीं वहां दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये हल्का सा तुम्हारा ऐसा करके एक ये वाला कलर दिखा रहे हैं। ये वाला ना अलग से एक हवा बह रही है, दिख रहा है यहाँ अलग कलर। ये ब्लू टाइप का हल्का सा लगाए है ना यहाँ। यहाँ देखो एक ब्लू टाइप का हल्का सा एक लगाया हुआ है। रुकना एक मिनट, क्लास चल रहा है, बाद में बात करेंगे। क्लास में है, बाद में बात करेंगे। आप देखो यहाँ क्या ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब ये विषुवत रेखा से ऊपर में कौन सा होता है तुम्हारा? कर्क रेखा। कर्क रेखा है ना। और नीचे में क्या है तुम्हारा? मकर रेखा। तो और यहाँ बीच में तुम्हारा क्या है? विषुवत रेखा है। धरती सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होती है? यही ना होती है। विश्व में गर्म हो गए तो यहाँ का जब पानी क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? जब उड़ेगा तो यहाँ देखो, हम लोग क्या बोले थे कि निश्चित तापमान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तापमान हमेशा से क्या, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ज्यादा, तो यहाँ एक तरल बन गया। जब तरल बन गया तो यह क्या करेगा कि प्रवाह करना शुरू करेगा। और प्रवाह जो करना शुरू करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेक्शन। क्या बोलेंगे? एडवेक्शन। और जब ये बहना चालू करता है, तब इसी के चक्कर में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वह थर्मल एनर्जी को अपने साथ ढोके ले जाता है। जब थर्मल एनर्जी को ढोएगा तो पूरा का पूरा हवा क्या होगा? गर्म होगा। तो देखो यहां से यहां के बीच में गर्म हवा का क्या चलेगा? झोंका चलेगा। जिसमें से जो भारत वाला क्षेत्र है, उसमें उसका नाम क्या डाल दिया गया है? लू डाल दिया गया है। गौर से देखो तो ये वाला तेरा सऊदी अरब है, पहचान रही है? ये नक्शा में सऊदी अरब है। ये वाला तेरा अफ्रीका है। यहाँ भी तुम्हारा गर्म हवा पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर में हम लोग पढ़ाए थे गर्म हवा का। पढ़ी थी ना ये गर्म हवा का। देखो इसको देखो। तो मौसम विज्ञान में जो संवहन होता है उसका मतलब क्या है? तो वही एडवेक्शन क्या है? हवा द्वारा वायुमंडल की किसी संपत्ति, वायुमंडल की संपत्ति में उसका गर्मी भी तो आएगा, उसका नमी भी तो आएगा। तो वह ऐसा संवहन है जिसमें वायुमंडल की संपत्ति, जैसे कि कोई गर्मी हो चाहे उसका नमी हो, उसका क्षैतिज परिवहन है। दोनों में अंतर क्या है? इस तरह से ऊपर ऊपर अगर उड़ा देगा तो इसको कौन सा बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। लेकिन अगर इसको ऐसे सुता सुता कर ले जा रहा तो वो क्या होगा? क्षैतिज होगा। तो एडवेक्शन हमेशा से ऊपर ऊपर जाएगा कि क्षैतिज क्षैतिज जाएगा, बताना। लेटा लेटा हुआ जाएगा। याद रखना, एडवेक्शन एक ऐसा ऊर्जा का संचार का प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का संचार एक तरल के माध्यम से होता है। और वह हमेशा सोया सोया जाएगा, यानी क्षैतिज क्षैतिज जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। वीडियो वाला देख लेना रासमनी, मिल जाएगा तुमको, है ना? क्या नहीं क्या? ठीक है। 2-4 दिन के बाद 8 मिनट टाइम कर देंगे, मौसम को सुधरने में थोड़ा। ये वाला क्लास में रहना चाहिए था क्योंकि अभी पीपीटी बहुत बचा हुआ था तुम्हारा। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। अभी 51 पीपीटी पढ़ाना बाकी है। देखो, इसलिए जब वे कहते हैं कि संवहन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, तो शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगातार हवा के पैटर्न बनते हैं जो गर्म हवा नम हवा को इधर उधर ले जाते हैं। व्यापारिक हवाएं आती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये हवाएं गर्मी और नमी को संवहन का मतलब ये वाला एडवेक्शन है। क्या है? एडवेक्शन के जरिए जिम्मेदार कर होती है और वहां से गर्मी और जाड़ जलवायु में योगदान करती है। तो एडवेक्शन का मोटा मोटी हम लोग क्या समझे हैं? तो पहला चीज है कि एडवेक्शन में हमारा थर्मल एनर्जी का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, पहला। दूसरा
कि एडवेक्शन जब भी होगा तो वह ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, क्षैतिज होगा। तीसरा हम लोग क्या जाने, एडवेक्शन वही होगा जहां का तापमान एक निश्चित है। जहां का तापमान निश्चित है वहां पे क्या होता है कि वायुमंडल का जो संपत्ति है उसको चुरा के ले जाएगा। तो संपत्ति में क्या होगा, उसका गर्मी होगा, उसका नमी होगा। यही तक करे क्या। जैसे कि इसको खत्म कर देते, जैसे कि लू। लू हमारा क्या है, एक गर्म और शुष्क हवा है जो गर्मियों में उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। तो लू एक तेज धूल भरी तेज गर्म और शुष्क हवा जो दिन में चलती है और कभी कभी तापमान को 45 से 50 डिग्री ले जाती है। हमको स्कूल में छुट्टी देना पड़ता है कि लू चलने वाला है, आप लोग स्कूल नहीं जाइए। यह ज्यादातर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में अनुभव की जाती है। अब लू का कारण पता चल गया, लू कैसा है, वो एडवेक्शन है। क्या है वो, एडवेक्शन, एंड इट इज ए ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी कि थर्मल एनर्जी का क्या है, वह संचरण है। आप देखो ये सब हिंदी हिंदी देख लेना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अभिवहन यानी कि एडवेक्शन है। ये हिंदी थोड़ा सा गलती करता है ट्रांसलेशन। मेन हमको एडवेक्शन देखना है। क्या देखना है, एडवेक्शन। तो एडवेक्शन क्या है भाई, ये पढ़ लेगी ना, कर लेना, इसको खुद से कर लेना। इसको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम समझाएं। यहाँ पे तो हमारा ये जो हमारा एरिया है ना, ये एरिया में तापमान हमारा क्या सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा है तो यहाँ का क्षैतिज रूप से क्या होगा, इसका संपत्ति को चुरा करके बहा कर ले जा रहा है। तो ले जा रहा है तो यहीं पे हमारा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एडवेक्शन बोलेंगे। और एडवेक्शन के कारण यहाँ वाला हवा क्या कहलाएगा, लू कहलाएगा। और सुनो यहाँ भी वही हवा है लेकिन इसका नाम कुछ और है, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे कि अच्छा यहाँ भी सहारा रेगिस्तान में भी कुछ और है। चिनूक का है ना जो रक्त की वर्षा, जो सहारा के रेगिस्तान से बादल ये रेत की कणों को उड़ाती है और इटली में ले जाकर बारिश कराती है जो कि लाल लाल दिखता है, जिसका कारण खून की बारिश बोलते हैं। ये सब एडवेक्शन ही है। ये सारा का सारा क्या है, एडवेक्शन है। थोड़ा सा इसको मैंने कि कहाँ तक है, देखो ये सारा का एडवेक्शन है। इसमें तुम्हारा इंडिया में यहाँ से यहाँ तक का क्या चल रहा है, गर्म हवा चल रहा है। यहाँ से यहाँ गर्म हवा चलेगा। ये सारा कौन सा रेंज में आ रहा है, एडवेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा लू हवा है। लू एक गर्म शुष्क है। यह अप्रैल जून में उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। मुख्य कारक में क्या है, तीव्र तापन क्या लिखा है, इंटेंस हीटिंग। यहाँ पे हमारा ना काफी ज्यादा हीट होगा। महासागर से दूर उत्तर भारतीय मैदान में अत्यधिक तापन होता है जिससे तापीय निम्न दबाव, कहीं का तापमान ज्यादा कर देगी तो बगल वाला क्या होगा, कम तापमान का बनेगा, जिसके कारण बादल का उमड़ घुमड़ होना चालू हो जाएगा। ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस, कहीं से भी आर्ट्स नहीं है, ज्योग्राफी प्योर साइंस का चीज है ये। ये अब हम लोग क्या करें, देखो अब हमारा जो है सो टेम्परेचर में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा, असल आकृति के कारण भी तो तापमान का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो अरावली, अरावली पर्वतमाला या आसपास का पठार से उतरने वाली हवा है, वह क्या होगा, नमी के आदान प्रदान के बिना संपीड़ित भी होगी और गर्म भी होगी, जिससे तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब देखो तेरा शुष्क वायु स्रोत, हवाएं शुष्क होगी कहाँ, थार में रेगिस्तान से यहाँ उत्पन्न होती है जहां पर नमी की कमी होती है, जिससे उनका शुष्कन का प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष हमारा एडवेक्शन का क्या निकल रहा है कि यह उष्ण कटिबंधीय संवहन है। यानी एडवेक्शन कहाँ होगा, तुम्हारा ट्रॉपिकल जोन में होगा, उष्ण कटिबंधीय में ही होगा। यह वैश्विक परिसंचरण में हैडली सेल व्यापारिक हवाएं द्वारा संचालित होती है, जो किसको किसको ले जाएगा अपने साथ में, गर्मी को और नमी को चुरा करके यहाँ का उठा के वहां ले गया। और यह इस तरह से खड़ा खड़ा नहीं ले जाएगा, कैसा ले जाएगा, सुला सुला करके क्षैतिज रूप से ले जाएगा। लू हवाएं स्थानीयकृत तापन स्थल आकृति और शुष्क वायु संवहन के परिणाम स्वरूप होती है जो बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय प्रक्रियाओं से अलग है। दोनों घटनाएं इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्षेत्रीय और वैश्विक वायुमंडलीय गतिशीलता मौसम के पैटर्न को कैसे आकार देती है। खत्म कर लेंगे, तो ज्यादा नहीं पेज है ना, 4-5 पेज है। अब हमको देखना कॉजेज वर्सेस इफेक्ट, यानी मुख्य अंतर किसमें देखना, इंसुलेशन और टेम्परेचर में।
चैप्टर का हेडिंग ही है, देख लेना क्या लिखा है, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। तो दोनों में अंतर क्या है? तो इंसोलेशन में हम क्या बोले कि सूरज का जो गर्मी है वह तुमको मिल गया तो तुम गर्म हो गए, तो ऊर्जा का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन है ना। और तुमको दे रहे तो तुम इन न ले रही है, इनपुट है। तो इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इज एनर्जी इनपुट, यानी कि तुम दूसरे का ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर रही हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंसोलेशन। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तुम्हारा स्टेट बता रहा, अवस्था बता रहा कि तेरा टेम्परेचर हाई है कि तेरा टेम्परेचर लो है। अंतर लिख लेना। इसमें हमको पिक्चर की जरूरत नहीं पड़ रहा है, या पड़ेगा तो बाद में लगा देंगे। दूसरा देखो, वेरिएबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता। तो परिवर्तनशीलता का मतलब इंसोलेशन कब कब तेरा ज्यादा होगा और कब कब कम होगा। तो याद रखो कि साढ़े, इसमें पिक्चर लगाना बाकी है, 23.5 डिग्री पे धरती झुकी हुई है ना। तो भैया इंसोलेशन जो है, तो जिधर धरती झुक गई सूरज की तरफ, वहां का इंसोलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो वहां कौन सा ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। आज इधर नहीं झुकी हुई है, उधर कौन सा ऋतु, ठंडा वाला सीजन हो जाता है। तो कब कब बदलेगा, तो जब जब पृथ्वी की कक्षा में झुकाव होगा, और 24 घंटा में जो रोटेशन होता है वही ना, जैसे अभी अभी हमारा दिन है तो इंसोलेशन यहाँ ज्यादा हो रहा है। रात होगा तो यहाँ इंसोलेशन होगा क्या, कम होगा। अब तापमान क्या है भैया, तापमान में कब बदलाव होता है, तो तापमान में जब जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगी तब तब तापमान में क्या होगा, बदलाव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और महासागर भी क्या करती है, तापमान को वापस छोड़ती है, वायुमंडल भी तापमान को वापस छोड़ता है। तो ये देखो तापमान में बदलाव का कारक बता दिए, और इंसोलेशन में भी बदलाव का यहाँ कारक है। 49 नंबर में देखो पेज में, अब तुम्हारा स्केल यानी पैमाना। सूर्य ताप जो है, इंसोलेशन है ना, इज ए ग्लोबल एनर्जी बजट कंपोनेंट। बजट समझते हो, सैलरी जब मिलता है तो पूरा लेखा जोखा रखते हो कि नहीं, कि इस महीना में इतना रुपया मिला और इतना रुपया खर्चा हुआ। तो धरती का उष्मा कौन देता है, सूरज में देता है। तो सूरज जो धरती को उष्मा दे रही है उसका भी एक बजट बनाता है साइंटिस्ट, कि धरती कितना ऊर्जा सूरज से लिया, और धरती कितना ऊर्जा वायुमंडल में छोड़ा, कितना महासागर को गर्म किया, कितना पेड़ पौधा को दिया, कहाँ कहाँ खर्चा किया। इसी का समझने का हिसाब किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। लेकिन यह बजट पैसा वाला नहीं है, कौन सा है, उष्मा वाला। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हमारा, थर्मल बजट या हीट बजट। क्या बोलेंगे इसको, हीट बजट। तो सूर्यातप यानी कि इंसोलेशन क्या हमारा ग्लोबल एनर्जी है, तो ग्लोबल एनर्जी बजट कंपोनेंट है। जबकि तापमान हमारा क्या है, स्थानीय माप है। वो चाईबासा का टेम्परेचर बोल देगा आज इतना डिग्री है, रांची का आज इतना डिग्री है, लेकिन अगर इंसोलेशन बोलेगा तो इंसोलेशन का तो पूरा का पूरा सूरज जो है सो धरती को कितना दिया, और धरती उसका कहाँ कहाँ खर्चा की है। ये तुम्हारा अंतर हो गया। और हल्का सा देखो, उदाहरण के तौर पर ऊंचा ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो पतला वायुमंडल के कारण हमको क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम हो सकता है। क्योंकि गर्मी प्रतिधारण देखो, डेंसिटी कम होगा तो हीट को भी तो कम ना ऑब्जर्व करेगा। यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय कारकों के आधार पर इंसुलेशन और टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। कब खत्म होगा, लास्ट है ना। अब संक्षेप में आ जाओ, कहानी हमारा कि इंसुलेशन क्या है, तो वह सौर ऊर्जा है जो पृथ्वी प्राप्त करती है, वही हमारा इंसुलेशन होगा। जबकि तापमान क्या है, तापमान इस बात की अभिव्यक्ति है कि वह ऊर्जा अन्य प्रक्रियाओं के साथ मिलकर पर्यावरण की गर्मी को कैसे प्रभावित करती है। इंसुलेशन सीधा जो सूरज जितना दिया वह इंसुलेशन कहलाएगा। और टेम्परेचर, तो हमारा कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, हमारा वह तापमान तेरे ऑब्जेक्ट का बता रहा है कि तुम्हारा कितना गर्मी है या तुम कितना ठंडे हो। ये चैप्टर का, ये जो चैप्टर है, अब हमारा क्या हो गया, द एंड हो गया। नींद किसो किसो लगा है, हाँ। एक आदमी को लग रहा है नींद, बहुत को लग रहा है।